अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बोहर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम जो है ये स्टडी करने लगे हैं। फेडरल बोर्ड की केपीके की बुक में ये चैप्टर नंबर 19 में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से लॉन्ग आने के लिए चांसेस या एज ए शॉर्ट क्वेश्चन एज एन एमसीक्यू तमाम किस्म के क्वेश्चंस जो हैं इसमें आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने जब फेडरल बोर्ड में ये टॉपिक आ जाए तो इसके पोस्टुलेट्स लिखने, 3 पोस्टुलेट्स आपके बुक में जो है वो गिवन है, उन तीनों को आपने लिखना है। उससे पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझ लें कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया मुख्तलिफ चीज़ों को, तो बोहर ने आके उससे क्या चीज़ डिफरेंट की जिसकी वजह से बोहर के एटॉमिक मॉडल को अबिट सक्सेसफुल कहा जाता है, लेकिन उनके एटॉमिक मॉडल्स को उतना सक्सेसफुल नहीं कहा जाता। तो उसकी रीज़न बेसिकली ये थी कि जहाँ बोहर ने ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के गिर्द उसी तरह घूम रहा है जैसे हमारा सोलर सिस्टम है और प्लानिटरी सिस्टम है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिए बगैर अपने ऑर्बिट को छोड़ नहीं सकता, किसी अपर ऑर्बिट में हायर एनर्जी लेवल पे नहीं जा सकता। इसी तरह वहाँ से जब उसने वापस आना है तो उसने फिर उतनी एनर्जी जो है वो लूज भी करनी है। तो ये जो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था, ये बेसिकली मैच कर रहा था प्लैंक्स के जो हाइपोथेसिस था क्वांटम फिजिक्स का, जिसके अंदर हम कहते थे कि फोटोन जो है वो एक क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट रखता है। तो इस वजह से ये जो मैचिंग हुई ये इसकी सक्सेस थी, बहुत ही। अब इस बेसिक डिस्क्रिप्शन के बाद आपने इसके जो 3 पोस्टुलेट्स लिखने हैं। नंबर 1, पोस्टुलेट नंबर 1 जो है वो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी न्यूक्लियस के गिर्द, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के गिर्द किसी भी ऑर्बिट में उनका जो उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की सूरत में उसको प्रोवाइड की जा रही है। कहाँ से वो प्रोवाइड की जा रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ से। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये चीजें आपने डिस्कस करनी है फर्स्ट पोस्टुलेट। तो वहां पे हम ये कहते हैं कि बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें आपने जो चेंज करनी है वो ये कि ये nth ऑर्बिट के लिए अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पे Rn आप अप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट में आप लिखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स के जरिए जो काइनेटिक एनर्जी इसको मिल रही है और ये स्टे कर रहा है यहाँ पे, और Q1 Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस आ जाएंगे, तो चार्जेस तो सेम होते हैं। तो Q1 भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 प्रोटॉन का चार्ज, तो के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर। तो ये आपका बन जाता है पोस्टुलेट नंबर 1। इसको आपने डिस्क्राइब करना है सबसे पहले। अब इसके बाद पोस्टुलेट नंबर 2 में पोस्टुलेट नंबर 2 में आपने जो चीज एक्सप्लेन करनी है वो ये कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का घूमते हुए, एंगुलर मोमेंटम को उसको प्रोवाइड कर रहा है या इक्वल हो रहा है किसके? वो इक्वल हो रहा है वहां पे NH ओवर 2 प्लैंक्स कांस्टेंट और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
NH/2 इसके इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। ये सेकंड पोस्टुलेट में आपने लिखना है। और MVR फार्मूला है, जैसे एंगुलर मोमेंटम का mR⍵² भी है, तो वहां से आप ये चीजें लिख सकते हैं। तो ये सेकंड पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट में भी आपने देखें क्या किया कि आपने फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ एंगुलर मोमेंटम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 या NH/2 ये आपने लिख के देना है सेकंड पोस्टुलेट में। थर्ड पोस्टुलेट में आप इसके थर्ड पोस्टुलेट में आपने ये लिखना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब जंप अप या जंप डाउन करता है, किसी n लेवल से p लेवल की तरफ जाता है, फिर p से वापस की तरफ आता है, तो फिर वो जो फोटोन एमिट करता है hf एनर्जी का, वो En-EP इन दो एनर्जी डिफरेंसेस के इक्वल है। और जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल पे रहता है, एक ही ऑर्बिट में रहता है, एक ही शेल में रहता है, तब तक वो ना तो एनर्जी लूज करता है ना एनर्जी गेन करता है। तो ये थर्ड पोस्टुलेट, ये तीन पोस्टुलेट्स आपकी बेसिस हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की। और ये चंद साल पहले भी फेडरल बोर्ड के एग्जाम में टॉपिक आया था। तो जब हम मार्किंग कर रहे थे तो ये तकरीबन 6 नंबर का जो टॉपिक था, तो वहाँ पे हम 2 मार्क्स इन्हीं पोस्टुलेट्स के गिवन थे कि जिसने तीनों पोस्टुलेट्स पूरे लिखे हैं कंप्लीटली, तीनों में इक्वेशन मौजूद है, ध्यान में रखें मैथमेटिकल इक्वेशन, तो उसको 2 मार्क्स कंप्लीटली मिल जाएंगे। बाकी मार्क्स आगे कुछ और चीज़ों पे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तो अब इसमें आगे की चीज़ है, वो पहला हिस्सा हम इसमें कैलकुलेट करते हैं रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। इसको कैलकुलेट करेंगे। रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट को आपने शुरू करना है वहां से, जो पहला पोस्टुलेट था आपका कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड हो रही है इलेक्ट्रॉन को, वो कहां से हो रही है? वो हो रही है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स जिसे हम कहते हैं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² ओवर r nth ऑर्बिट के लिए इक्वल्स टू ke² ओवर r²। तो यहाँ से सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे Rn जो है ये इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। अब इस Rn को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर ले आए और mv² को दूसरी तरफ नीचे ले जाए। तो आपके पास nth ऑर्बिट के लिए एक बेसिक सी इक्वेशन आ गई। सिंस mvr ये सेकंड पोस्टुलेट से इक्वल आपने लिया था NH/2 के, तो यहाँ से v की वैल्यू आप क्या करें, अलग करके इस जगह के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दें v² की जगह। तो v की वैल्यू बनी NH/2 mr। तो इसको हम पुट कर दें यहाँ पे, देयरफॉर Rn इक्वल्स टू ke² ओवर mv² की जगह NH/2 mr, ये भी Rn ही लिखेंगे आप, और इसका यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो फिर आपके पास ये बन गई ke² ओवर mn² h² ओवर 4 π² mrn²। थर्ड फ्रैक्शन की जो टर्म्स हैं इनको ऊपर ले आए। Rn इक्वल्स टू 4 π² mrn² ke² ये ऊपर चली गई, और mn² h² ये। इस पे m पे भी स्क्वायर।
तो आप देखें क्या क्या चीज़ आपकी कैंसिल हो रही है। आर एन उसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एम यहाँ पे कैंसिल हो गया इसके स्क्वायर से, बाकी कोई चीज़ इसमें अभी कैंसिल नहीं हो रही, तो इस तरफ वन रहेंगे। तो आर एन का फार्मूला जब हमने बनाना है तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर को यहाँ वन से मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी जो चीज़ें आर एन के साथ लिखी वो डिवाइड हो जाएंगी। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वन से जाके मल्टीप्लाई हो गया और बाकी चीज़ें डिवाइड कर दें, 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। ये आपके पास आर एन या हाइड्रोजन एटम के रेडियस का रिलेशन जो है वो बन के सामने आ गया है। अब इसमें बाकी तमाम वैल्यूज कांस्टेंट हैं। अगर आप ऑर्बिट नंबर 1 पुट करेंगे एन की जगह 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आपके पास आ गया। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपने पुट करनी है वो आपको ज़रूरी नहीं है। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट या फॉर एन इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इसका स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 के 9 इंटू 10⁻9 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर 1.6 10⁻19 इसका स्क्वायर। तो ये सब वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.053 नैनोमीटर या 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर, जिसको एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, R1 की। तो इसी तरह से आप इसको, ये बेसिक वैल्यू आ गई R1 की, यहाँ पे आप पुट कर दें बेसिक वैल्यू को, तो बाकी कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। मसलन R2 के लिए आपने क्या करना है, और n इज इक्वल टू 2, आपने R2 के लिए ये करना है कि 2 का स्क्वायर 4 इंटू 0.53 10⁻⁻10। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास R2 का आंसर, इसी तरह R3 R4, तो Rn के आंसर को आप राउंड करके या जनरली लिख सकते हैं। Rn इज 0.53 10⁻⁻10 n स्क्वायर। तो ये इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू आ गई, इसमें वैल्यूज चेंज करते रहे तो यही वैल्यू आगे आपको नेक्स्ट R2 R3 R4 R5 R6 अप टू सो ऑन, ये आंसर वो देती चली जाएगी। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ। इसको आप इसका फर्स्ट पार्ट कहते हैं, बुक में इसको ए पार्ट इसका कहा हुआ है, रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हमने कैलकुलेट करनी है वो है एनर्जी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। तो टोटल एनर्जी या nth एनर्जी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट वो सम होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास ऐसे, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी फोर्स इनटू डिस्टेंस के फार्मूले, वर्क के इक्वल, ये वर्क का फार्मूला। फोर्स की जगह आपके पास आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। Q1 Q2 की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं, तो वो पुट करके ई स्क्वायर होता है इनटू कितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी, जितना रेडियस है उसका उतने ही डिस्टेंस पे। तो यहाँ आर एन से हम मल्टीप्लाई करेंगे डी की जगह, तो आर एन इसके स्क्वायर से कैंसिल, और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आंसर आ गया के ई स्क्वायर ओवर आर एन। अब आप इसको अगर पुट कर दें इसमें, तो ये दूसरे इसमें ये करना है कि फोर्स आपकी एट्रैक्टिव है तो ये माइनस के साइन के साथ है। आप पिछले टॉपिक में जाके देखें तो काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल रखा हुआ था, पिछले टॉपिक में आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल थी हाफ के ई स्क्वायर ओवर आर।
अब इन दोनों को आप इकट्ठा कर दें, तो ये अगर आपने ये कैसे बनी यहाँ पे ये वाली एनर्जी, तो वो आप पिछला रिलेशन जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे हम इसको कैसे डेवलप करके लेके आए। तो इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी और इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी इसमें पुट कर दें, ई एन इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ के ई स्क्वायर ओवर आर एन, तो के ई स्क्वायर ओवर 2 आर एन इसको लिखा जा सकता है प्लस के साइन के साथ, और माइनस के साइन के साथ ये आएगा के ई स्क्वायर ओवर आर। इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम 2 आर एन आ गया, के ई स्क्वायर माइनस 2 के ई स्क्वायर, तो 1 के ई स्क्वायर में से 2 के ई स्क्वायर माइनस करें तो माइनस के ई स्क्वायर ओवर 2। ये आपके पास आ गई एनर्जी। अब इसमें आर एन की वैल्यू पुट करें, आर एन की वैल्यू थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। ये आर एन की वैल्यू पिछले टॉपिक में आई। तो यहाँ पे 2 को 4 से इधर ही कैंसिल कर दें। अब थर्ड फ्रैक्शन को ऊपर ले जाएं, फर्स्ट फ्रैक्शन, तो ई एन इक्वल्स टू माइनस 2 के से मल्टीप्लाई होगा ई स्क्वायर से पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई पावर 4 ओवर एन स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसमें आप ये देखें कि हम 1 ओवर एन स्क्वायर को अलग कर लें, क्योंकि तो नंबर चेंज होता रहेगा 1 2 3 इस तरह। तो बाकी आपके पास जो वैल्यू आ गई है माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई पावर 4 ओवर एच स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट कर। वो क्या है, पाई की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 पावर माइनस 31, के 9 इंटू 10 पावर 9 का स्क्वायर, 1.6 10 पावर माइनस 19 की पावर 4, 6.63 10 पावर माइनस 34 का स्क्वायर। ये जब आप सब चीज़ें कैलकुलेट करेंगे और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर जो है वो अलग से हम अलग से लिख लेते हैं इस आंसर को। ये ओवरऑल ये वाला आंसर कहलाता है ई नॉट, ये बन जाता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन। तो इट मीन्स कि आपका जनरली फार्मूला बन गया ई एन एनर्जी का माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई एन। अब आप इसमें जब फर्स्ट ऑर्बिट पुट करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, E1 के लिए माइनस ई नॉट यानी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन, और E2 के लिए 2 का स्क्वायर 4 से आप डिवाइड करेंगे, तो 13.6 को आप 4 से डिवाइड करें तो आपके पास जो है वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं। E3 के लिए आप इसको 3 का स्क्वायर 9 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह आपके पास एनर्जी की वैल्यूज आती चली जाएंगी। बहरहाल यहाँ तक जो आपने फार्मूला बनाया, इसके ऊपर आपको इस पूरी डेरिवेशन के जो है वो कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह 2 हिस्से हमने इसके कवर कर दिए। तीसरा पार्ट इसमें हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, ये भी एक फार्मूला हमने डेवलप करके देना, बिल्कुल वैसे ही शुरू में जैसे बाल्मर सीरीज, पेस्टन सीरीज और लीमैन सीरीज वगैरह के लिए था। लेकिन उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर से कन्वर्ट होके हाफ के ई स्क्वायर ओवर आर एन बना है, वो बता दें कैसे बना है। तो उसको ज़रा जस्ट शॉर्टली देख लें कि सेंट्रीपिटल फोर्स जहां हमने इक्वल रखी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वहां देखें हमने आर एन को जब कैंसिल कर दिया इसके स्क्वायर के साथ, तो अब आपके पास लेफ्ट साइड पे रह गए एम वी स्क्वायर। तो इसकी दोनों साइड्स को आप मल्टीप्लाई कर दें हाफ के साथ, तो आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर ओवर, ये भी हाफ से मल्टीप्लाई होगा, के ई स्क्वायर ओवर आर एन, ये तो इसको काइनेटिक एनर्जी कह दिया। तो ये के ई स्क्वायर ओवर 2 आर एन, ये इसका फार्मूला हमने एनर्जी वाले रिलेशन में पुट किया।
तो इसको आप गौर से देख लें, इसकी ये 3 स्टेप की डेरिवेशन। अब आ जाएं, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम का जो फार्मूला बना है वो इस तरीके से बनाया गया है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन nth और p ऑर्बिट के दरमियान ट्रांजिशन करता है तो वो जो एनर्जी पैकेट फोटोन एमिट करता है hf, हम उसको इक्वेशन के मुताबिक लिखेंगे En माइनस Ev। तो अब अभी जो हमारे पास रिलेशन बन के आया वो ये था कि En को आप लिख सकते हैं माइनस E नॉट बाई एन स्क्वायर, माइनस ये वाला, और Ep को लिख सकते हैं माइनस E नॉट बाई पी। ये भी एनर्जी के रिलेशन में वहाँ हमारे पास फार्मूला बन गया था। अब जो भी ऑर्बिट हो उसके स्क्वायर के साथ E नॉट की कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड करके आपके पास एनर्जी का रिलेशन बन सकता। तो अब हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम उसी तरह जनरल फार्मूला अपने लिए डिराइव करें। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इस टर्म को आप पहले ले आए, E नॉट बाई पी स्क्वायर और E नॉट बाई एन स्क्वायर यहाँ पे लिखा, E नॉट कॉमन ले लें, 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। एच एफ को लिख सकते हैं सी बाई लेमडा, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है सी बाई लेमडा के, तो एच सी बाई लेमडा, तो 1 ओवर लेमडा इक्वल्स टू एच सी को E नॉट के नीचे डिवाइड कर दें, E नॉट ओवर एच सी हो गया 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। तो ये बिल्कुल रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आती है। कौन सी वैल्यू? जो बिल्कुल शुरू में आपने पढ़ी थी कि वो वैल्यू थी RH की 1.0974 मीटर। तो इस तरह ये वही फार्मूला डेवलप होके आपके सामने आ गया जो हमने बिल्कुल शुरू में जनरली बाल्मर ने दिया था। अब उसकी डेरिवेशन हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में थर्ड पोस्टुलेट से हुई है। ये थर्ड पोस्टुलेट लिखा हुआ है, उसकी इक्वेशन लिखी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करेगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में तो वो एक उस डिफरेंस ऑफ एनर्जी के इक्वल फोटोन एमिट करेगा वहाँ पे। तो उसको अगर हम उसकी वेवलेंथ को और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहें तो वेवलेंथ के लिए हमारे पास ये फार्मूला बन के सामने आ गया है। इसको इस टॉपिक का तीसरा हिस्सा बुक ने कहा हुआ है। अब आप चले चौथे हिस्से की तरफ। तो फोर्थ है एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसमें आपने बेसिकली डेफिनेशन लिखनी है। अगर इसमें से कोई कैलकुलेशन आ जाए तो वो न्यूमेरिकल टाइप कैलकुलेशन आती है। एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स की डी पार्ट इसको कहा जा रहा है। तो एक्साइटेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसमें क्या फर्क है? अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ग्राउंड स्टेट से, वो एक्साइट हुआ और उसने जंप की नेक्स्ट लेवल पे, हम कहते हैं कि ये इस फार्मूले से ही उसकी ग्राउंड स्टेट 1 है तो n2 से वैल्यू शुरू करेगा। तो 1 ओवर लेमडा r 1 ओवर 1 स्क्वायर 1 ओवर 2 स्क्वायर। तो 2 में जाना 3 में जाना ये एक्साइटेशन, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। और जितना पोटेंशियल इसके लिए रिक्वायर होगा वो एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा, क्योंकि एक प्रॉपर प्रोसीजर है इसको कि अगर आपने एक ट्यूब के अंदर इसको इलेक्ट्रोड्स लगा के गैस को, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस एटम्स हैं, तो उनको एक्साइट किया। कितना एक्साइट किया कि इलेक्ट्रॉन स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया, तो ये लीमैन सीरीज हो गई। स्टेट 1 से स्टेट 3 में गया, ये भी एक्साइटेशन है।
लीमन सीरीज की। स्टेट 1 से स्टेट 4 में गया, ये भी एक्साइटेशन है लीमन सीरीज की। स्टेट 2 में था तो वहां से 3 में गया, ये बार्मर सीरीज आ गई आपके पास। स्टेट 2 से 4 में गया या वहां से वापस आता है 2 में, तो ये बार्मर सीरीज आपकी आ गई। तो इस तरह लीमन, बार्मर, पैस्टन, ब्रैकेट ये सब आप कर रहे हैं, लेकिन आप कौन सी स्टेट ले रहे हैं? आप स्टेट ले रहे हैं उससे नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट से नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट से नेक्स्ट 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 वाली, ये ले रहे हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड, इन सबको एक्साइटेशंस कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे जा रहा है, अगर वो इंफिनिटी पे जाता है, 2 पे नहीं जाता, 3 पे नहीं जाता, वो आउट हो जाता है, न्यूक्लियस के गिर्द तमाम जो शेल्स हैं उनको छोड़ के आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है, तो अब जो उसको एनर्जी दी गई है वो कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। और जितने पोटेंशियल से ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, जितनी वोल्टेज से वो दी जाएगी वो कहलाएंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो वो कैलकुलेट इसमें हुई भी है, हर एक की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन आयोनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल है ग्राउंड स्टेट की। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी वैल्यू, ये तो वेवलेंथ आ रही है यहाँ पे, एनर्जी वैल्यू क्या थी? वो ई नॉट कहलाती है, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आपने बेसिकली डेफिनेशंस लिख देनी है। इफ यू वांट टू एक्साइट an electron from ground state to some other excited state, for example state 2, state 3, state 4, then we have to give it excitation energy. We have to apply excitation potential. So what is excitation potential? Amount of potential required to raise the electron from ground state to excited state. What is the definition of ionization potential? Ionization potential is the amount of potential that gives energy to an electron to jump from ground state to infinity or to outside the shells of all the hydrogen atom के फिर वो उसमें से वापस नहीं आ रहा। और वो अमाउंट हमें पता है एनर्जी में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल में लेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकाल दें यहाँ से 13.6 वोल्ट्स। सो दिस इज फोर्थ, हमने इसका जो हिस्सा है उसको मुकम्मल कर दिया। अब आ जाए आखिरी जो पार्ट है बोह्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये आखिरी जो हमने, आप ये कह लें कि ई और इससे पहले डी और सी, ये शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में या लॉन्ग का कुछ शॉर्ट सा पार्ट बन के आ सकते हैं। जो आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आमतौर पे आता है, इसमें वो 3 पास्टुलेट्स बोह्स एटॉमिक मॉडल के, वो लिख के आपने एनर्जी की कैलकुलेशन और रेडियस की कैलकुलेशन, ये आमतौर पे लॉन्ग में इकट्ठे आते हैं। इससे आगे की चीज़ आमतौर पे पूछी नहीं जाती, वो अलग अलग पूछ ली जाती। लेकिन हम चूँकि इस टॉपिक को कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं इसमें, तो ये लास्ट पार्ट जो ई पार्ट है इसको भी कवर कर रहे हैं। ये शॉर्ट में आ जाता है और आपने इसमें डायग्राम बनानी है। डायग्राम कैसे बनेगी कि आप ये देखें कि हम एक एनर्जी लेवल ले लेते हैं और जो बेसिक आपकी ग्राउंड स्टेट है उसको आपने यहाँ पे बना दिया। ये n इज इक्वल टू 1। इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन। दूसरी एनर्जी स्टेट इससे फासले पे बनेगी, n इज इक्वल टू 2। और तीसरी और दूसरी में फासला कम होगा। फिर इसी तरह फोर्थ वन में फासला कम होगा। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसी तरह गैप को चेंज करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको ये कॉन्सेप्ट है। उसकी वजह क्या है कि इसके लिए 13.6 है तो नेक्स्ट 3.4 पे जाते हैं, तो ये डाउन ग्रेड आ रहा है स्केल आपका। इसी तरह फिफ्थ वन n इज इक्वल टू 5। फिर बाकी और एनर्जी स्टेट्स भी इसके साथ आप 6, 7 वगैरह बना सकते हैं। तो अब इसमें होता क्या है? होता ये है कि अगर कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप डाउन करता है 1 में, कहीं से भी जंप डाउन करता है वो 1 में, किसी भी जगह, यहाँ से
तो ये सब की सब लीमैन सीरीज, ये सब की सब लीमैन सीरीज। अगर कोई जंप डाउन करता है कहीं से V2 में, तो ये बाल्मर सीरीज, बाल्मर भी। अगर कहीं से भी कोई जंप डाउन करता है इलेक्ट्रॉन और फोटोन एमिट करता है 3 में, तो ये पैस्चर, ये आपने बना दिया। अगर वो 4 में जंप डाउन करता है, कहीं से भी करता है, तो ये ब्रैकेट सीरीज। और अगर कहीं से भी 5 में करता है, 1 2 3 4, ये 5, ये 5 में अगर जंप डाउन करता है, तो ये फंड सीरीज। ये डायग्राम आपने बना के देनी है इसमें, इसको एनर्जी लेवल डायग्राम्स कहते हैं। और ये डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन में भी बनाने को आ जाती है। तो एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी लेवल में चला गया है, तो वो मैक्सिमम कितनी ट्रांजिशंस कर सकता है। गौर से देखिए, ये मैं बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। आप 4 एनर्जी लेवल्स बना लें कि वो 4 में चला गया, 1 2 3 4, आप कितनी ट्रांजिशंस कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, ये 4 से डायरेक्ट 1 में जा सकता है, एक ट्रांजिशन। 4 से ये 3 में जाए, और फिर 4 से 2 में जाए, 2 से 1 में, ये वाली ट्रांजिशन। 4 से ये 3 में जाए, 3 से ये 2 में जाए, 2 से ये 1 में जाए, ये ट्रांजिशन। 3 से ये डायरेक्ट 1 में चला जाए, ये भी एक ट्रांजिशन है। तो अब आप देख लें कि कोई ट्रांजिशन रह तो नहीं गई इसमें। 3 से 2, 2 से 1 भी हुई हुई है, 3 से डायरेक्ट 1 भी हुई हुई है, 2 से 1 में भी हुई हुई है। तो इस तरह इसकी जो मुख्तलिफ ट्रांजिशन स्टेट्स हैं, तो ये कितनी ट्रांजिशंस इसमें कर सकता है, वो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा, और लॉन्ग और शॉर्ट इसमें मैंने वाज़ेह कर दी है बोर्ड के लिहाज से, उस लिहाज से आप इसको तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।